हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। चूँकि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये नियम आपको आना चाहिए। तो फैराडे साहब ने क्या बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटे, ध्यान देंगे आप जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करे तो दोनों ही स्थिति में कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। इस नियम पर हमारा डीसी जनरेटर कार्य करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डीसी जनरेटर के कौन कौन से भाग होते हैं और उस भागों के बारे में हमने डिटेल से देखा था। इसके बाद आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी जो वोल्टेज पैदा होता है, जिसको हम लोग जनरेटेड वोल्टेज यानी ईजी से प्रदर्शित करते हैं, और ईजी बराबर होता है आपका ZP∅N/60A। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ईजी बराबर होता है ZP∅N/60A, यानी इतना वोल्ट हमारा आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होता है। जहाँ जेड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होते हैं। पी जो होता है नंबर ऑफ पोल होता है। फाई जो होता है फ्लक्स पर पोल होता है, और एन जो होता है आर्मेचर की स्पीड आरपीएम में होती है, और ये ए जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ रहे थे। तो आर्मेचर रिएक्शन मैं थोड़ा सा आपको बताने के बाद आगे की चीज़ें मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक डीसी मशीन की हम लोग संरचना बनाएंगे, यानी इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको बनाना बिल्कुल आसान है। इस तरह से आप बना सकते हैं डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन। या आप पोल बना सकते हैं। यहाँ पर 4 पोल की मशीन मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे आप भी बना सकते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे 4 पोल की मशीन दिखाई दे रही है। अब ये हमारे पोल होते हैं, ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक पोल है, यानी चुंबकीय ध्रुव है। ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं, यानी चुंबकीय ध्रुव होते हैं। और यह हमारे या तो मशीन में परमानेंट मैग्नेट टाइप के हो सकते हैं या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप के हो सकते हैं। अभी आपको परमानेंट टाइप का दिखाया गया है, यानी परमानेंट मैग्नेट टाइप का जो हमारा पोल होते हैं, इसमें हम लोग पोल की स्ट्रेंथ को, यानी पोल की जो ताकत होती है उसके द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। परंतु अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दें, इस पोल पर हम लोग क्या कर दें, बाइंडिंग कर दें, और बाइंडिंग कर दें, और इस बाइंडिंग को हम लोग डीसी सप्लाई से लगा दें, तो इस डीसी सप्लाई के द्वारा ये बाइंडिंग हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। ऐसे आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ डीसी सप्लाई से आपने कनेक्ट कर दिया। अब यह हमारा जो बाइंडिंग है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, यहाँ पर पोल क्रिएट हो जाएंगे बाइंडिंग की वजह से। चूँकि दोस्तों, जब भी किसी बाइंडिंग में करंट बहती है तो ये पूरी की पूरी बाइंडिंग क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। ये पूरी की पूरी बाइंडिंग आपकी मैग्नेट बन जाती है, यानी जैसे इसमें डीसी करंट बहेगी और ये पूरी बाइंडिंग हमारी क्या बन जाएगी, मैग्नेट। और मैग्नेट कैसे बनेगी, यानी इस बाइंडिंग के कनेक्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पोल का डिजाइन करेंगे कि यहाँ पर हमारा जैसे नॉर्थ पोल बनेगा तो यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पर साउथ पोल। यानी पोल हमेशा अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि एक नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरा हमारा साउथ पोल बनेगा। इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा आर्मेचर होता है। आप भी आर्मेचर को बना सकते हैं। यह हमारा आर्मेचर होता है। इस तरह से आप आर्मेचर का डिजाइन कर सकते हैं। यह आपका आर्मेचर है। आर्मेचर में स्लॉट्स कटे हुए आपको दिख रहे हैं। इसके बाहरी परिधि पर क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। तो दोस्तों, यह आपका आर्मेचर है। यहाँ पर आपका कम्यूटेटर होता है और ये आपको कम्यूटेटर सेगमेंट दिखाया गया है। इस आर्मेचर में यहाँ पर आपकी बाइंडिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर
बाइंडिंग कहते हैं, यानी आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। अब उसके बाद जो है ये आपका कम्यूटेटर होता है और ये हमारे क्या होते हैं, ब्रशेज होते हैं। यहाँ से हम लोग सप्लाई है, सप्लाई को ले सकते हैं प्लस और माइनस। तो दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन, और आर्मेचर रिएक्शन भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। एक बार फिर से हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को देखने के बाद उसके आगे के जो भी टर्म है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इतना पहले आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद हम लोग आगे के टर्म को पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें आगे पढ़ना है। तो दोस्तों जैसा कि ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर आप जानते हैं कि मशीन का जो घूमने वाला भाग होता है उसको आर्मेचर कहते हैं। जैसे ये आपका आर्मेचर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बाहर से घुमाएंगे किसी शाफ्ट के माध्यम से, यानी या किसी प्राइम मूवर के माध्यम से जब बाहर से घुमाएंगे तो ये मशीन के अंदर, यानी जो ये हमारी डीसी जनरेटर है, ये जो मैग्नेटिक पोल बने हैं इसके बीच में घूमेगा, और घूमेगा तो इसके जो कंडक्टर हैं आप ध्यान से देखेंगे तो जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं वो फ्लक्स को काटेंगे, और जब फ्लक्स को काटेंगे तो फैराडे के नियम के अनुसार आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आर्मेचर के कंडक्टर में जब ईएमएफ पैदा हो जाएंगे तो अगर यहाँ पर ये आर्मेचर जो भी ईएमएफ पैदा हुआ, यानी यहाँ पर जो भी वोल्टेज पैदा हुआ जिसको हम लोग ईजी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जनरेटेड वोल्टेज यहाँ पर जो भी पैदा हुआ, अगर ये इसके टर्मिनल अगर लोड के द्वारा क्या हो, क्लोज्ड हो, यहाँ पर लोड के द्वारा ये टर्मिनल इसके क्लोज हो तो इसमें करंट भी बहने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईए यानी आर्मेचर करंट कहते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब किसी बाइंडिंग में करंट बहती है तो उसका फ्लक्स पैदा होता है। तो यहाँ पर आर्मेचर का भी एक फ्लक्स पैदा होगा, जो कि ये जो मेन फ्लक्स है फील्ड वाइंडिंग के द्वारा, ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग की गई है, ये इसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा उस पर इफेक्ट डालेगा, उसको प्रभावित करेगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, यानी आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा आर्मेचर रिएक्शन। ये आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। तो एक बार आप ध्यान से देखेंगे कि जब आर्मेचर के जो कंडक्टर हैं वो लोड के द्वारा क्लोज हो जाएंगे तो आर्मेचर के कंडक्टर में करंट बहेगी और उसका फ्लक्स पैदा होगा। तो आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है उसको आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, यानी आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी बात इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि आर्मेचर रिएक्शन तब होती है जब आप इस पर लोड लगाएंगे, यानी डीसी जनरेटर पर लोड लगाएंगे। तो ये दो बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि आर्मेचर रिएक्शन आपका तभी होगा जब हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर पर लोड लगाते हैं। लोड कैसे लगाते हैं भाई, यहाँ पर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड लगा सकते हैं, जैसे आपके घर का जो भी लोड है, जैसे आपके घर पर हीटर हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया या गीजर हो गया, किसी भी टाइप का लोड है उसको जब अप्लाई करेंगे यानी डीसी जनरेटर पर लगाएंगे तो उसके आर्मेचर कंडक्टर में करंट बहेगी और आर्मेचर का फ्लक्स पैदा होगा। तो आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है उसको आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, और यह हमेशा लोड लगाने पर ही होता है। तो इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया था। अब आगे आपको दोस्तों यह बताया गया था कि आर्मेचर के मुख्य रूप से दो प्रभाव होते हैं, यानी आर्मेचर का एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, दूसरा आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। यानी आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालता है और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालता है। तो दोस्तों ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा आपका होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं, यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हम लोग कहते हैं विचुंबकन प्रभाव, विचुंबकन प्रभाव, और इसको हम लोग कहते हैं क्रूस चुंबकन प्रभाव। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी एक मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी चुंबकन होता है।
तो दोस्तों मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि जब जहाँ पर मैग्नेटिज्म का गुण बढ़ रहा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और जब मैग्नेटिज्म का गुण क्या हो, कम हो रहा हो, तो उसको डीमैग्नेटाइजिंग कहते हैं, यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है, यानी मशीन के अंदर अब हमारे दो फ्लक्स होते हैं। एक जो होता है हमारा फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने मशीन में दो तरह के फ्लक्स होते हैं, पहला हमारा जो होता है फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, जिसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन फ्लक्स कहते हैं, यानी φm से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा जो होता है आर्मेचर का फ्लक्स, यानी आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स, जिसको हम लोग φa से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं दोस्तों। तो ये आर्मेचर का फ्लक्स ही मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव डालता है उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और आर्मेचर रिएक्शन तब होता है जब हम लोग डीसी जनरेटर पर लोड लगाते हैं, या कोई भी मशीन है चाहे मोटर है तो उस पर हम लोग लोड लगाते हैं, तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है। और इस आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका मेन फ्लक्स है जिसको आप लोग ईजी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो आपका फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन फ्लक्स कहते हैं। इसको हम लोग मेन फ्लक्स कहते हैं। ये हमारा जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स को कम कर देता है। कौन? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो जब मेन फ्लक्स हमारा कम होगा तो हमारे जो जनरेटर है, या हमारा जो जनरेटर है उसमें जो जनरेटेड वोल्टेज होता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं Eg बराबर ZP∅N/60A से अगर आप देखेंगे तो अगर ये हमारा मेन फ्लक्स अगर कम होगा तो हमारा Eg का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेन फ्लक्स कम होने से Eg का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जनरेटेड वोल्टेज कम हो जाएगा। तो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके कारण हमारा जनरेटेड वोल्टेज कम हो जाता है। यह आपका डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्या होता है, जैसे मेन फ्लक्स हमारा इस दिशा में है तो उसकी जस्ट अपोजिट यानी विपरीत दिशा में हमारा डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स आर्मेचर के द्वारा पैदा होता है, जो कि मेन फ्लक्स को कमज़ोर कर देता है, यानी मेन फ्लक्स को हमारा कम कर देता है। उसी प्रकार हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये हमारा मेन फ्लक्स है जिसको हम लोग φm, और ये हमारा क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है। तो दोस्तों मेन फ्लक्स अगर हमारा इस दिशा में है तो जो यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होगा वह ठीक इसके नीचे होगा, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहेंगे। तो जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होता है वह मेन फ्लक्स को कमज़ोर कर देता है। कमज़ोर करने का मतलब यह है कि मेन फ्लक्स में डिस्टॉर्शन पैदा कर देता है। दोस्तों डिस्टॉर्शन का मतलब विरूपण उसमें पैदा हो जाता है, यानी विरूपण का मतलब इससे है कि हमारे मशीन के अंदर फ्लक्स का मान, यानी जो फ्लक्स घनत्व का मान होता है या फ्लक्स का मान एक समान नहीं होता है, यानी कहीं मशीन के अंदर फ्लक्स अधिक हो जाएगा तो कहीं फ्लक्स कम हो जाएगा। यह आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो जब मशीन के अंदर फ्लक्स एक समान नहीं रहेगा, तो हमने देखा था इसके पहले आर्मेचर रिएक्शन वाले वीडियो में कि जब मशीन के अंदर एक समान फ्लक्स नहीं रहेगा तो जो होगा, जो जनरेटेड वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन पैदा होने लगेगी, और उसके बाद जो है हमारा ब्रशेस पर स्पार्किंग भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि कितने कंडक्टर आर्मेचर रिएक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं और कितने कंडक्टर हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो दोस्तों डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालने वाले मशीन के अंदर कितने कंडक्टर होते हैं इसको आपको काउंट करना है, यानी कंडक्टर की संख्या आपको निकालना है। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कितने कंडक्टर हमारे जो है मशीन के अंदर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालने, इसको आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्म।
डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न निकालने के लिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए टी ऑब्लिक डी, यानी डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न। ये डी का मतलब होता है डीमैग्नेटाइजिंग और एम्पीयर टर्न। अगर हम लोग इसमें पोल की संख्या से भाग लगा देंगे तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न पर पोल निकल के आएंगे दोस्तों। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पर हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। इस फिगर को मैं मिटाना चाहूँगा और दूसरा आपके लिए एक फिगर ड्रा करना चाहूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों आपको डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर 2 पोल की मशीन को देखिए। यह हमारे पोल है, इसमें 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा ये आपका साउथ पोल है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक आर्मेचर को बनाएंगे। यह हमारा क्या है, आर्मेचर है। और इस आर्मेचर के ठीक 2 भागों में बांटने वाली एक लाइन हमने खींचा था, जिसको देखा था GNA, यानी जिसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और इस GNA, ये जो GNA होती है, इसकी पोजीशन दोस्तों क्या होती है, फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती है। और GNA होता क्या है कि वे कंडक्टर जो नॉर्थ पोल के प्रभाव में है और वे कंडक्टर जो साउथ पोल के प्रभाव में, इसको 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग आर्मेचर के कंडक्टर को अब दिखाना चाहेंगे कि ये हमारे क्या है, आर्मेचर के कंडक्टर हैं। कुछ कंडक्टर हमारे नॉर्थ पोल के प्रभाव में होंगे और कुछ कंडक्टर हमारे साउथ पोल के प्रभाव में होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जो नॉर्थ पोल के प्रभाव में कंडक्टर होते हैं उसमें करंट एक दिशा में होती है, और जो साउथ पोल के प्रभाव में होते हैं उसमें करंट अपोजिट दिशा में होती है। तो जो नॉर्थ पोल के प्रभाव में कंडक्टर हैं उसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे, और जो साउथ पोल के प्रभाव में कंडक्टर है उसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे। तो क्रॉस का मतलब यह होता है कि करंट अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब यह होता है कि करंट बाहर की तरफ। तो इतनी चीज़ें दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर करंट अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ पर कार्क स्क्रू नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे कि इस कंडक्टर के द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो कार्क स्क्रू नियम ये कहता है दोस्तों कि जब आप कार्क को स्क्रू की सहायता से, यानी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कसते हैं, और कसने के लिए आप अपने हाथ को किधर घुमाते हैं, दाहिने। ऐसे जब कसते हैं तो आप अपने हाथ को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। तो यानी जब करंट अंदर की तरफ जाएगी, यानी पेच जब हमारा अंदर की तरफ जाता है तो हम अपने हाथ को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, और इसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा वह भी क्लॉकवाइज दिशा में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जब करंट बाहर की तरफ आएगी तो हम अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, तो इसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा। तो दोस्तों करंट जब अंदर की तरफ जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। और जब करंट बाहर की तरफ आएगी तो फ्लक्स की दिशा क्या होगी, फ्लक्स की दिशा क्या होगी दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि ये हमारे मान लीजिए जो नॉर्थ पोल के प्रभाव में कंडक्टर हैं उनको हमने क्रॉस से दिखा दिया है, और जो साउथ पोल के प्रभाव में कंडक्टर है उसको हमने डॉट से दिखा दिया। तो दोस्तों ये जो नॉर्थ पोल के प्रभाव में हैं इनके द्वारा जो हमारा फ्लक्स पैदा होगा वह क्लॉकवाइज दिशा में, और इसके द्वारा फ्लक्स जो पैदा होगा वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा। लेकिन तो जब हम लोग जनरेटर पर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से जो हमारी एक पोजीशन और मिलती है MNA की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। इसकी स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्थिति कैसे चेंज हो जाती है कि जो MNA के प्रभाव में कंडक्टर होते हैं उसमें जो EMF पैदा होता है वह 0 होता है, और MNA की स्थिति लोड के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो जब जनरेटर पर हम लोग लोड लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमको एक एक्सिस और प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MNA, यानी इसका नाम होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस।
एक्सिस। तो ये MNA होता है, यानी ये क्या होता है, विदाउट लोड जो होता है GNA और MNA एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, लेकिन तो जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं MNA जो होता है शिफ्ट हो जाता है। तो अब MNA की स्थिति शिफ्ट हो जाने से इसको हम लोग थीटा से दिखाएंगे कि कितना डिग्री ये शिफ्ट हो गया है। तो यानी थीटा का मतलब इसको हम लोग मैकेनिकल डिग्री में लिखते हैं, यानी थीटा m लिखेंगे। तो यह जितना राइट साइड में शिफ्ट होगा उतना ही यह अपने लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, थीटा m से दिखाएंगे। उसी तरह से दोस्तों हम लोग ये अगर थीटा m है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा m होगा। जैसे ये एंगल हमारा थीटा m है तो ये भी हमारे एंगल कितना होगा, थीटा m होगा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा MNA है तो इसके यह भी हमारे जो है कंडक्टर को दो भागों में बांट रहा है, यानी जो कंडक्टर इधर के जो कंडक्टर हैं वो नॉर्थ पोल के प्रभाव में होंगे और इधर के कंडक्टर हैं वो साउथ पोल के प्रभाव में है। तो दोस्तों जो कंडक्टर नॉर्थ के प्रभाव में उसको हमने क्रॉस से दिखाया था, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, और जो कंडक्टर हमारे साउथ पोल के प्रभाव में उसको हमने डॉट से दिखाया था। तो ये चीज़ें आपको इतना क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हमको देखना है डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कितने जो कंडक्टर हैं वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को डाल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी बातें और आप ध्यान देंगे कि इधर हमारा पोल है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो इसके द्वारा जो फ्लक्स की दिशा होगी वह किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। ऐसे आप फ्लक्स की दिशा को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ब्रश होता है वह हमेशा MNA पर होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर होता है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना है। ब्रश की पोजीशन हमारा MNA पर होती है, क्योंकि जब MNA शिफ्ट होता है तो ब्रश भी हमारा क्या होता है, जो कि ब्रश होल्डर में रखा रहता है उसकी भी पोजीशन क्या होती है, शिफ्ट होती है। और जब ब्रश शिफ्ट होता है तो हमारे जो है ब्रशेस पर जो स्पार्किंग होता है वह ख़त्म हो जाती है। तो ब्रश को शिफ्ट करने से हमारी जो ब्रश पर स्पार्किंग होती है वह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि MNA वह पोजीशन होती है जिसके प्रभाव में जो कंडक्टर होते हैं उसमें EMF क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों यह ब्रश की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमारे कंडक्टर हैं, यानी जितना डिग्री हमारा जो है ब्रश शिफ्ट हो रहा है, जैसे थीटा m इधर शिफ्ट हो रहा है, थीटा m इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी शिफ्टिंग पोजीशन में जितने कंडक्टर आएंगे वही क्या होंगे, हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है यह क्या करता है, मेन फ्लक्स को कम कर देता है। तो दोस्तों मेन फ्लक्स को कैसे कम करेगा, आप देखिए यहाँ पर हमारे क्रॉस है, यानी इन कंडक्टर के द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा इसकी दिशा कैसी होगी। तो इसकी ये सारे जो कंडक्टर हैं इसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज, यानी इसमें करंट अंदर की तरफ होगी, और जब करंट अंदर की तरफ होगी तो इसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा क्लॉकवाइज होगी। ऐसे घड़ी की दिशा में हमारा फ्लक्स पैदा होगा। उसी तरह से अगर आप इस कंडक्टर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें करंट बाहर की तरफ है, तो इसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी उसकी दिशा जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस तरह से होगी। अगर यानी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में, यह हमारे क्लॉकवाइज में होंगे और इधर क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा मेन फ्लक्स है, यानी जो मेन फ्लक्स है उसकी दिशा इधर है, और जो हमारे डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर हैं उसमें जो फ्लक्स की दिशा है वह अपोजिट दिशा में है। तो इसकी वजह से हमारे जो मेन फ्लक्स होगा वह कमज़ोर होगा। तो कितने कंडक्टर हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं इसको हमको देखना है, यानी डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न। तो ये डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न क्या होते हैं, तो देखिए इतने जो कंडक्टर होते हैं वह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालते हैं। मशीन में जो है ये थीटा एम और थीटा एम, यानी 4 थीटा एम कंडक्टर जो होते हैं वह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालते हैं। तो दोस्तों जो टोटल में से कितने कंडक्टर हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालते हैं इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सिंपल से आपको छोटे से मैथमेटिक्स ध्यान में रखना है कि ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोई सर्कल है, इसके हमने मान लीजिए कि कुछ पार्ट्स बना दिए, यहाँ पर आपको 8 पार्ट्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भाग होते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे।
और इस 8 भाग में से 1 2 3 भाग हमने मान लिया कि हमको प्रयोग में लाना है, यानी इसको हमने सैडेड कर दिया। तो टोटल में से कितने भाग सैडेड है, तो 3 भाग क्या है, सैडेड है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि जो सैडेड भाग होते हैं, यानी जितने हमारे सैडेड है उसको हम लोग ऊपर लिखें और जितने भाग है उसको नीचे लिखें। तो इसी के कॉन्सेप्ट पर हमारा, यानी कितने कंडक्टर हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं उसको हमको ज्ञात करना है। तो अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो आगे अगर आप मान लीजिए कि कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि जेड जो होगी यह हमारे क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हैं। ये जेड क्या है दोस्तों, टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। अब उसके बाद हम लोग क्या, अगर इस जेड में हम लोग क्या करें, 2 से भाग लगा दें, इसमें 2 से भाग लगा दें, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर, यानी टर्न बन जाएगा। टोटल नंबर तो आप ऐसे लिख सकते हैं टर्न, और किसके टर्न है भाई, आर्मेचर के टर्न है, यानी टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न। यानी हमारे जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जब आप 2 से भाग लगा देंगे तो वो टर्न बन जाएगा। अब इसमें आई से गुणा कर दें, इसमें आप क्या करें, आई से गुणा कर दें। तो आई से जब गुणा कर देंगे तो यह बन जाएगा हमारा टोटल नंबर्स ऑफ एम्पियर टर्न हो जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर्स ऑफ एम्पियर टर्न। यानी करंट की वजह से हमारा एम्पियर और ये टर्न हमारा, जेड में 2 से भाग लगा दिए तो टर्न हमारा ये था ही था। अगर फिर इसमें अगर आप क्या करें, इतने हमारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। अब इतने कंडक्टर में से अगर हम ज्ञात करें कि कितने कंडक्टर हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हमारा टोटल कितना है भाई, ये टोटल नंबर ऑफ एम्पियर टर्न है जेड आई अपॉन 2। अगर ये मान लीजिए कि 360 डिग्री में हमारे क्या है, टोटल कंडक्टर हैं, तो इसको हम लोग 360 डिग्री नीचे लिख देंगे। और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कितने कंडक्टर डाल रहे हैं, तो ये थीटा एम और ये थीटा एम और ये थीटा एम, माने 4 थीटा एम कंडक्टर हमारे क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी 4 थीटा एम। आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है आगे, इन टोटल नंबर ऑफ एम्पियर टर्न कॉजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी इसको लिखने का तरीका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एम्पियर टर्न कॉजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इस तरह से इसको लिखने का तरीका होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि इसमें 2 पोल की मशीन है, तो इसमें 2 से अगर आप भाग लगा दें, यानी जेड आई अपन 2 गुणे और 2 से अगर आप भाग दो, चूँकि 2 पोल की मशीन है, बाकी इधर की चीज़ें आप सेम लिखेंगे, 4 थीटा एम बटे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, यानी ये 2 से भाग लगा दिए तो पोल ये हमारे बन गए, यानी टोटल नंबर्स ऑफ एम्पियर टर्न पर पोल, इसको लिखेंगे पर पोल कॉजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी टोटल नंबर्स ऑफ एम्पियर टर्न कॉजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब ये 2 दूना के 4 है, 4 से 4 दोस्तों कट जाएगा, यह क्या बचेगा आपका, जेड आई थीटा एम बटे 360 डिग्री। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यानी एम्पियर टर्न कॉजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पर पोल। तो इसको इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, यानी एम्पियर टर्न कॉजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पर पोल। तो इतनी चीज़ें आपको ज्ञात होना चाहिए। जहाँ जेड क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ जो है टर्न है या कंडक्टर हैं, इसमें आपने जेड को टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कहा था। आई क्या है भाई, आपका कंडक्टर में बहने वाली करंट है। और थीटा जो होती है मैकेनिकल डिग्री में एंगल होता है, जितने एंगल हमारा क्या होता है, ब्रश शिफ्ट होता है। और ये 360 डिग्री में हमारे टोटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो इतने कंडक्टर हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे। तो दोस्तों बात आती है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हम लोग ख़त्म कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो मेन पोल है, मेन पोल के द्वारा जो फ्लक्स पैदा होता है उसकी दिशा अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो डीमैग्नेटाइजिंग जो फ्लक्स आप देखे थे उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या था, यह डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स था। तो
तो ये हमारे क्या कर रहे हैं, यानी जितने कंडक्टर हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं उतने से ही हमारा डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स पैदा होगा, जो कि मेन फ्लक्स के विपरीत दिशा में होगा और मेन फ्लक्स को कमज़ोर करेगा। तो हमको ज़रूरत पड़ती है कि जितने हमारा डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स हैं उतना फ्लक्स हम मशीन में क्या कर दें, इंक्रीज करा दें। तो उतने फ्लक्स को इंक्रीज कराने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये पोल पर एक्स्ट्रा में टर्न लगाते हैं। पोल पर हम लोग क्या लगाते हैं, अलग से टर्न लगाते हैं और टर्न को हमारे जितने भी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालते हैं कंडक्टर उसके सीरीज में लगाकर, यानी आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं। तो इससे हमको क्या फ़ायदा होता है कि जितने कंडक्टर हमारे डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स पैदा करेंगे उतने ही यहाँ से टर्न हमारा फ्लक्स टर्न जो हमने दिया था उसमें करंट बहेगी तो उतना फ्लक्स मशीन के अंदर सप्लाई करेगा, जिससे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होंगी। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे नोट में, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए एक्स्ट्रा में या ऐसे लिखे, समाप्त करने के लिए पोल पर अलग से एम्पियर टर्न लगाते हैं। पोल पर अलग से एम्पियर टर्न, यानी पोल पर अलग से एम्पियर टर्न लगाते हैं और जो टर्न लगाएंगे वह हमारे जो होंगे आर्मेचर के सीरीज में होगा। और सीरीज में होने की वजह से क्या होगा कि जितने हमारे कंडक्टर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे उतना ही हमारा जो होगा इस एम्पियर टर्न के द्वारा हमारा फ्लक्स मशीन के अंदर सप्लाई होगा। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन का जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है यह क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण जो है हमारा मेन फ्लक्स में विरूपण या विकृति पैदा हो जाती है और जनरेटेड वोल्टेज क्या होता है, आपका जनरेटेड वोल्टेज में फ्लक्चुएशन पैदा होने लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। तो ये कितने कंडक्टर हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे, तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारे टोटल कंडक्टर है। टोटल कंडक्टर अगर आप इसको लिखेंगे तो इसमें आर्मेचर में कितने हैं, जेड जो होंगे वह टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है। टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर, ये हमारे क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर जिनकी संख्या को हम लोग जेड से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इस टोटल में से भाई हमारे क्या है, इतने कंडक्टर हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं। टोटल कंडक्टर में से इतने कंडक्टर हम लोग हमारे क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं। तो टोटल में से हमको डीमैग्नेटाइजिंग जो हमारे कंडक्टर हैं उसको घटा देंगे तो हमको निकल के आएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। लेकिन तो हमको कंडक्टर में फिर हमको टर्न में बदलना और उसमें एम्पियर से भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसको भी आपको ध्यान देना है। तो यानी ये हमारे टोटल नंबर हमारे कंडक्टर है। अगर इसमें हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो यह बन जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर टर्न हो जाएंगे, यानी आर्मेचर में इतने टर्न हो गए। अगर इसमें आई से गुणा कर देंगे तो ये टोटल नंबर्स ऑफ एम्पियर टर्न हो जाएंगे दोस्तों। अगर फिर इसमें हम लोग पी से भाग लगा देंगे, मान लीजिए कि मशीन में पी पोल हैं, तो ये टोटल नंबर्स ऑफ एम्पियर टर्न पर पोल हो जाएंगे। इसको आप लिखेंगे क्या, टोटल नंबर्स ऑफ एम्पियर टर्न पर पोल। पर पोल क्यों लिखा है, इसमें पी से आपने भाग लगाया। तो टोटल नंबर्स ऑफ एम्पियर टर्न पर पोल इतने हैं और इतने एम्पियर टर्न पर पोल क्या है, आपके डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं। तो कितने कंडक्टर भाई हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे, टोटल में से इतने को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यानी एम्पियर टर्न
कॉजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पर पोल हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, ये टोटल हमारा कितना है ZI/2P में से जो हमारे कंडक्टर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी ZI θm बटे हम लोग क्या लिख देंगे 360 डिग्री। अब दोस्तों इसको आप देखेंगे तो यहाँ से ZI दोनों में है, तो ये ZI हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यह बचेगा 1/2P माइनस θm बटे 360 डिग्री। और ये क्या है हमारा एम्पियर टर्न कॉजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पर पोल। तो इतने कंडक्टर होंगे हमारे, जो कि इतने कंडक्टर जो होंगे वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे मशीन के अंदर, क्या करेंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को डालेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कि इतने कंडक्टर हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे, यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि हमारा जो मेन फ्लक्स इधर होगा तो ठीक इसके नीचे विपरीत, यानी इसके नीचे जो होंगे हमारे कंडक्टर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे। तो इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हम क्या करें, क्या काम करते हैं, तो इसके लिए दो हम लोग काम करते हैं मशीन के अंदर। एक तो इंटरपोल लगाते हैं, दूसरा कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं। तो अब आइए देखते हैं इंटरपोल क्या होता है और कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या होती है। तो उसको बताने के लिए मैं ये सब सारी चीज़ें आपको मिटाना चाहूँगा। तो दोस्तों इंटरपोल ये भी क्या होता है, इंटरपोल जो होते हैं छोटे छोटे मैग्नेटिक पोल होते हैं जो मेन पोल के बीच में लगाए जाते हैं। यानी मेन पोल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पोल बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। अब ये इंटरपोल का काम क्या होता है, तो इंटरपोल का काम आपको मैं बताऊंगा कि इंटरपोल जो होते हैं इसके मुख्य रूप से दो काम होते हैं। एक तो यह क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करता है और दूसरा रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल क्या होता है दोस्तों, अगर आप इसको समझेंगे तो यह मान लीजिए कोई हमारी मशीन है, यह मान लीजिए कि कोई हमारी मशीन है इस तरह की। अगर आप इसको बनाना चाहें तो इसको थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। यह हमारी कोई मशीन है। अब इसमें हम लोग मेन पोल इधर बना रहे हैं। यह मान लीजिए कि हमारे क्या है, मेन पोल है। यह मेन पोल है। मेन पोल जो होंगे यह अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। अब इसी के बीच में हमारा क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आर्मेचर होता है। यह हमारा क्या है, आर्मेचर में क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं ऐसे। इसके बाहरी पेरिफेरी पर क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं ऐसे। अब यह बीच इसके और क्या होता है, हमारा कम्यूटेटर होता है और कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि यह हमारा आर्मेचर इस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। तो अब हम इसमें लगाना पड़ेगा हमको इंटरपोल। तो जिस दिशा में हमारा आर्मेचर घूमता है तो मेन पोल के पीछे सेम पोलरिटी का हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरपोल, यानी छोटे छोटे पोल लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल कहते हैं। ये आपको इंटरपोल दिखाई दे रहा है, यानी ये आपके क्या है, सेम पोलरिटी का। अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा, अगर ये साउथ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ होगा। क्या होता है इंटरपोल के बारे में क्या लिखेंगे, डीसी जनरेटर में, यानी डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में मेन पोल के पीछे सेम पोलरिटी का हम लोग क्या लगा देते हैं, इंटरपोल लगा देते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। सेम पोलरिटी का हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। इंटरपोल के बारे में इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है कि जिस दिशा में हमारा आर्मेचर घूम रहा है उसके घूमने की दिशा में मेन पोल के पीछे सेम पोलरिटी का हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरपोल लगाते हैं।
अब इस इंटरपोल पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। इंटरपोल पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं इस तरह से। अगर आप ध्यान देंगे तो इंटरपोल पर हम लोग क्या करते हैं, आगे इस तरह से जो छोटे छोटे आपको पोल दिखाई दे रहे हैं, इसी पोल पर हमको क्या करना है, बाइंडिंग करना है ऐसे। ये बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। ये जो इंटरपोल पर हम लोग बाइंडिंग करते हैं, ये जो होती है, यानी इस पर हम लोग क्या करते हैं, हैवी कॉपर वायर की हम लोग क्या करते हैं, वायर की इंटरपोल पर वाइंडिंग करते हैं। हैवी कॉपर वायर की हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल पर बाइंडिंग करते हैं। और दोस्तों यह जो बाइंडिंग होती है, यह बाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। तो इतना चीज़ें आपको इंटरपोल के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरपोल जो होता है, इस पर हम लोग क्या कहते हैं, हैवी कॉपर वायर के हम लोग बाइंडिंग करते हैं। और ये बाइंडिंग करने का क्या फ़ायदा है भाई, ये बाइंडिंग जब हम लोग करते हैं, यह जो होगा फ्लक्स को जनरेट करेगा मशीन के अंदर। जो है मेन पोल के द्वारा जो है, अगर हमारा फ्लक्स कम हो रहा है तो उतना ही फ्लक्स हमारा क्या होगा, इंटरपोल मशीन के अंदर पैदा करेगा। इसलिए इस पर हम लोग क्या कहते हैं, हैवी कॉपर वायर की बाइंडिंग करते हैं। और यह बाइंडिंग आर्मेचर की क्या होती है, सीरीज में जुड़ी होती है। तो जितने कंडक्टर हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेंगे, उतने कंडक्टर के द्वारा हमारा यहाँ पर जो हम इंटरपोल पर कंडक्टर लगाए रहेंगे, उतना जो है हमारा मशीन में फ्लक्स पैदा करेगा और हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा भाई इंटरपोल का काम होता है, ये पहला काम होता है। दूसरा काम होता है कि यह सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है। सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है। तो दोस्तों ये सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज होता क्या है, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। तो इसको समझने के लिए आपको इस मशीन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब इसके आर्मेचर को हम लोग किसी बाहर से प्राइम मूवर के द्वारा घुमाते हैं, तो आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं वह फ्लक्स को काटेंगे। तो जब आर्मेचर के कंडक्टर फ्लक्स को काटेंगे, और किस फ्लक्स को काटेंगे, ये जो मेन पोल के द्वारा फ्लक्स मशीन के अंदर बना हुआ उस फ्लक्स को काटेंगे। तो फैराडे के नियमानुसार जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है, यानी इस आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। और ये आर्मेचर के कंडक्टर जब बाहर से लोड के द्वारा ऐसे कंप्लीट हो, यहाँ पर अगर आप लोड लगाएंगे जैसे दोस्तों बाहर पर, तो लोड के द्वारा कंप्लीट हो तो इस आर्मेचर कंडक्टर में करंट बहने लगेगी। और आर्मेचर कंडक्टर में जब करंट बहती है तो आर्मेचर का भी फ्लक्स पैदा होता है। और आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा इसी कंडक्टर से जब लिंक करेगा, यानी आर्मेचर के कंडक्टर से लिंक करेगा, तो आर्मेचर के कंडक्टर में भी एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। ईएमएफ पैदा हो जाता है, या कह सकते हैं वोल्टेज पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। इस सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज का मान छोटी मशीनों में 2 से 3 वोल्ट होता है, और बड़ी मशीनों में यह लगभग 15 वोल्ट तक होता है। और इसी सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण ब्रशेस पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो इस स्पार्किंग को भी हमारा इंटरपोल लगाने से समाप्त किया जा सकता है। तो इंटरपोल के हमारे दोस्तों 2 काम होते हैं। एक तो आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ख़त्म करता है, दूसरा हमारा क्या करता है, यह जो होता है रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इंटरपोल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को एक तरह से और ख़त्म कर सकते हैं, जो कि तरीका होता है कंपनसेटिंग वार्निंग। तो दोस्तों ये कंपनसेटिंग वार्निंग क्या होती है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कंपनसेटिंग वार्निंग। यानी कंपनसेटिंग वार्निंग। ये कंपनसेटिंग वार्निंग क्या होती है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये हमारे क्या है मैग्नेटिक पोल है दोस्तों, ये हमारा क्या है मैग्नेटिक पोल है, और इधर क्या है हमारे
ये हमारा आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, मान लीजिए ऐसे हमारे क्या है, आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, ये आपका आर्मेचर है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस पोल के फेस पर, फेस मतलब चेहरा, जो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग पोल का फेस कहते हैं, इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से स्लॉट्स बना देते हैं पोल के फेस पर, और फिर इसी फेस पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। ये जो होता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। ये जो पोल फेस होता है इस पर हम लोग क्या करते हैं, मैं टर्न लगाते हैं, बाइंडिंग करते हैं। इसी बाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं। तो ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग सबसे पहले कहाँ होती है, ये पोल फेस, फेस मतलब पोल का जो नीचे से चेहरा होता है पोल फेस पर होती है। दूसरी बात इसके बारे में आप ध्यान देंगे कि इसमें जो करंट बहती है, माने जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट बहती है, यह यानी इसके प्रभाव में जो कंडक्टर होंगे आर्मेचर के, उसमें यानी आर्मेचर में जो कंडक्टर, आर्मेचर के कंडक्टर में जो करंट बहेगी उसके विपरीत दिशा में हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट बहती है। तो इस बात को लिखेंगे, आर्मेचर में बहने वाली करंट के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट बहती है, वाइंडिंग में करंट बहती है। विपरीत दिशा में कंपनसेटिंग वाइंडिंग में हमारे क्या होती है, करंट बहती है। तो यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के, सबसे पहली बात कि पोल फेस पर की जाती है, आर्मेचर में बहने वाले करंट के विपरीत दिशा में कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट बहती है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये भी कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है ये भी आर्मेचर के सीरीज में होती है, यानी यह भी क्या कह सकते हैं, यह भी आर्मेचर के सीरीज में होती है, सीरीज में होती है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान देना है किसके बारे में, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में। और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम करती है भाई, आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करती है, यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है उसको आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब आर्मेचर रिएक्शन के मुख्य रूप से दो प्रभाव होते हैं, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन के बारे में विथ फिगर डिटेल से बताया था, आप उसको पहले वॉच करिएगा फिर ये वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव हो गए, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो दोस्तों हमने देखा था कि कितने कंडक्टर आर्मेचर में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं और कितने कंडक्टर हमारे आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी पोल जो होता है उस पर कुछ एक्स्ट्रा टर्न लगाते हैं, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हम लोग दो मेथड का और प्रयोग करते हैं, एक इंटरपोल लगाते हैं, दूसरा कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह का मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। धन्यवाद।